हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एमजी लाइफ कंपटीशन पे। दोस्तों, हम समास का तीसरा पार्ट लेकर आ जाए हैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे, ठीक है। तो चलिए समास का तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो समास का तीसरा पार्ट, इसमें क्या क्या पढ़ना है बाबू? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। तो चलिए हम समझते हैं कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास यानी जिस समास का बाबू, जिस समास का क्या, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद प्रधान न होकर के, पहला पद बाबू और जो दूसरा पद है ये प्रधान न होकर के, यानी ये प्रधान न होकर के बाबू कोई तीसरा पद क्या हो? प्रधान हो। कोई तीसरा पद बाबू, तीसरा पद प्रधान हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास एक बार और सुन लीजिए, किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद और दूसरा पद प्रधान न होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे हम आपको बताया था कि समास जो होता है बाबू, उसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद। क्लियर? चलिए तब आगे चलते हैं। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? उदाहरण में क्या हो जाएगा बाबू, थोड़ा सा देख लेते हैं। कहा ये बहुब्रीहि समास क्या कहता है कि जिस समास का पहला और दूसरा पद प्रधान न होकर के, यानी दोनों शब्द प्रधान नहीं होंगे, कोई तीसरा, कोई नया जो शब्द बनेगा वही आपका प्रधान होगा। जैसे हम बोल दिए बाबू नीलकंठ, क्या बोल दिए बाबू? नीलकंठ। और जो ये नीलकंठ है बाबू, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका बाबू, ठीक है। यानी कौन? यानी ये बात कर रहा है महादेव का, ठीक है। ये महादेव की बात कर रहा है कि नीला है कंठ जिसके, यानी नीलकंठ। नीलकंठ मतलब आप कह रहे हैं सर ये तो कर्मधारय समास है। हाँ बाबू, ये कर्मधारय समास है, क्योंकि नीला आपको क्या संबोधित कर रहा है? विशेषण को। तो विशेषण यानी जिस समास का पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। सही है, नीलकंठ आपका कर्मधारय समास है, परंतु ये एक और भी शब्द दे रहा है, एक और अर्थ भी दे रहा है कि जो नीला कंठ है यानी कौन? यानी महादेव की भी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। MCQ आपको क्वेश्चन में बाबू पूछ देगा कि आपको या तो कर्मधारय समास से एक दे सकता है या तो बहुब्रीहि समास दे सकता है, कोई एक ही देगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अब हम बोलते हैं पीताम्बर। क्या बोलते हैं बाबू? पीताम्बर, ठीक है। जो पीताम्बर है बाबू, पीला है अंबर जिसके, यानी पीला है वस्त्र, यानी कौन? भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहा है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या बता रहा है कि पीला है अंबर जिसके, यानी कौन? पीताम्बर, ठीक है। लंबोदर, क्या हो जाएगा बाबू? लंबोदर, ठीक है। लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, यानी किसके बात कर रहा है? गणेश जी की बात कर रहा है। यानी कोई अन्य पद, देखिए या ये नील और कंठ दोनों प्रधान नहीं है, इसका तीसरा पद यानी महादेव प्रधान है। पीताम्बर यानी पीला और अंबर दोनों प्रधान नहीं है, ठीक है। इसका तीसरा पद कौन है? श्री कृष्ण जी प्रधान है, ठीक है। लंबोदर यानी लंबा और उदर, तो लंबा प्लस उदर मतलब क्या? मतलब गणेश जी की बात कर रहा है। तो इसमें ये शब्द से हम अर्थ देख रहे हैं, तो समास विग्रह करने पर ये पता चल रहा है कि कोई अन्य पद प्रधान हो। समास विग्रह करने पर कोई अन्य पद प्रधान हो, उसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समास, राइट। ऐसे लंबोदर, पीताम्बर, नीलकंठ, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा? दशानन। क्या? दशानन बाबू, दशानन। हाँ तो दोस्तों, अब चलते हैं हम द्विगु समास पे, ठीक है। किस समास पे? द्विगु समास पे। द्विगु समास क्या कहलाता है, ठीक है। यानी जिस समास का क्या बाबू? जिस समास का पहला पद क्या बाबू? पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यात्मक होना चाहिए। जिस समास का पहला पद संख्यात्मक हो, उस समास को हम कहते हैं क्या? द्विगु समास, ठीक है। दूसरे पद से हमें नहीं लेना देना, ठीक है। इसके हमें उत्तर पद से कोई लेना देना नहीं, इसके हम पूर्व पद यानी पहला पद से लेन देना है, जो भी है। पहला होना चाहिए क्या? आपका संख्यात्मक, यानी गणना होना चाहिए, ठीक है, गणनात्मक होना चाहिए। देखिए उदाहरण के लिए हम बोल दे
जैसे उदाहरण के लिए बोल दे कि चौराहा, क्या बोलते बाबू, चौराहा, यानी 4 राहों का समूह। ठीक है, ये हो गया बाबू क्या, यानी आगे क्या आ गया 4, तो 4 आपका पहला पद हो गया संख्यावाचक। अब बोल दिए नवरात्र, क्या बाबू, नवरात्रों का त्योहार यानी नवरात्र। ठीक है, तो नवरात्र भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। जैसे हम बोल दे बाबू त्रिभुज, क्या बोलते, त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाले, 3 भुजाओं वाले पहले आ रहे हैं, 3 भुजाओं वाले पहला 3 आ रहा है, यानी पहला पद आपका संख्यात्मक, तो कौन सा समास, द्विगु समास। और हो गया मान लीजिए कि चतुर्भुज, क्या हो जाएगा बाबू, चतुर्भुज। और चतुर्भुज आपका कौन सा समास है, ये भी आपका द्विगु समास है। जैसे बहुत ऐसे ही बहुत सारे, जैसे आपको बोल दे क्या बाबू, जैसे हम आपको बोल दे पंचवटी, पंचवटी यानी पंचवटी किसने लिखा है, पंचवटी बाबू आपके मैथिली शरण गुप्त जी लिखे हैं। ठीक है, ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे पंचवटी। ठीक है, ऐसे ही आपका जैसे कोई भी, अब देखिए नया इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है बाबू कि यदि कोई किसी भी संख्या के अंत में, क्या किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, तो वो भी संख्या हमारी द्विगु समास कहलाती है। जैसे बाबू हम बोल दे और आपका 1 से लेकर, और आपका बाबू 1 से लेकर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते 9 तक भी आपका, यानी 10th ले लीजिए, 10 तक आपका ये द्विगु समास होगा। ठीक है, जैसे हम बोल दे बाबू, बोल दे कि जैसे 100 आपका क्या हो जाएगा बाबू, 100 आपका मतलब द्विगु समास, यानी इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है ना बाबू। और 1 से लेकर 8 तक, 9 तक, 10 तक, यानी 10 तक आप ले सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक आपकी संख्याएं द्विगु समास कहलाती है। यानी हम पूछ दे आपसे कि 9 आपका कौन सा समास हो जाएगा, बोल दीजिएगा तुरंत द्विगु समास। बोल देंगे कि 7 क्या होगा आपका, द्विगु समास, राइट। और क्या बोल रहे हैं आपसे कि जिस संख्या के अंत में 0 हो वो भी संख्याएं हमारी द्विगु समास कहलाती हैं। जैसे 250, जैसे 150 बाबू, समझ में आ रहा है, जैसे 70, 20 ऐसे, यानी लास्ट में इनके क्या आ रहा है बाबू, 0 आ रहा है, तो ये संख्याएं आपके द्विगु समास होंगे। ठीक है, और हम पूछ दे आपसे कि बाबू बताइए कि 134 क्या है आपका, तो ये आपको पढ़ाया है बाबू द्वंद्व समास में। क्यों, क्योंकि 130 + 4, तो 130 + 4 यानी दोनों क्या हो गए बाबू आपके प्रधान हो गए, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। यानी इसके लास्ट में 0 नहीं है, बस हमें ये देखना है कि 0 है कि नहीं है। यदि 0 है तो द्विगु समास, 0 नहीं है द्वंद्व समास। क्लियर, तो ये सारे नंबर हो गए। ठीक, ऐसे ही इसमें बहुत सारे उदाहरण पार्ट 4 में हम कराएंगे। ठीक है, तो ये हो गया द्विगु समास। अब हम चलते हैं आपके तत्पुरुष समास पे। हम चलते हैं बाबू तत्पुरुष समास पे। किस पे, तत्पुरुष समास पे। ठीक है, तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास। ठीक है, जिस समास का बाबू पहला पद प्रधान न होकर के उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो बाबू, दूसरा पद इसका क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आए समझ में, जैसे हम आपको उदाहरण में बता दे बाबू, उदाहरण के लिए समझ दिए। और इसमें बाबू तत्पुरुष समास में इसमें कारक विभक्ति का भी लोप होता है। कारक आप पढ़े हैं, चलिए नहीं पढ़े हो तो पढ़ा देंगे। कारक विभक्ति का भी लोप होता है। ठीक है, आ समझ में, जैसे हम आपको बोल दिए उदाहरण में स्वर्ग प्राप्त, क्या बोल दिए, स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। आया समझ में, यानी प्राप्त आपका लास्ट वाला जो है स्वर्ग प्राप्त, इसमें जो प्राप्त है आपका दूसरा पद, ये आपका क्या है, प्रधान है। जैसे हम बोल दिए मन माना, क्या बोल दिए, मन माना। ठीक है, और आपको बोल दिए उदाहरण के लिए, और क्या हो जाएगा, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, यश प्राप्त। आ रहा समझ में, यश प्राप्त भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, और आपको बोल दिए क्या, रसोई घर, रसोई के लिए घर, क्या हो जाएगा बाबू, रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए आपका क्या, तत्पुरुष समास, यानी इसमें कारक विभक्ति का भी लोप हो रहा है, तो रसोई घर भी आपका कौन सा समास हो जाएगा बाबू, तत्पुरुष समास। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हम पार्ट 4 में लेकर आएंगे, और उसमें से बहुत सारे कम से कम 50 क्वेश्चन। ठीक है, और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा तत्पुरुष समास है, द्विगु कौन है और द्वंद्व कौन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।